नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस समय बंगाल की खाड़ी पर एक नया वेदर सिस्टम डेवलप हो चुका है और ये लो प्रेशर बनने के बाद वेल मार्क लो प्रेशर यानी गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। उसके बाद हो सकता है कि डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में भी जाए। मॉडल इसके आगे उत्तर की दिशा में जाने के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन हवाओं का जो रुख है वो थोड़ा सा इसके पश्चिमी दिशा की तरफ जाने के लिए संकेत कर रहा है। सबसे पहले मैं दो चीज़ें आपसे शेयर कर लूँ कि इस समय आमतौर पर मॉनसून सीज़न का समापन होने के बाद कई बार मॉनसून सीज़न 30 सितंबर को समाप्त होता है और उसके बाद कई बार बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनने की संभावनाएं रहती हैं। साइक्लोन सीज़न भारत में आमतौर पर अप्रैल से दिसंबर के बीच में माना जाता है और मई से नवंबर के बीच पीक सीज़न माना जाता है। कई बार मिड साइक्लोन यानी मिड मॉनसून के बीच में भी, यानी मॉनसून का जो समय काल है जून से सितंबर के बीच का, इस दौरान भी साइक्लोन बनते हैं और बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा तूफान बनते हैं और उसके बाद मॉनसून जब समाप्त हो जाता है तब भी बनते हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर में भी भारत पर साइक्लोन आने का इतिहास रहा है। एक डेटा मैं देना चाहूँगा, जब 1999 में साइक्लोन ने हिट किया था भारत के ओडिशा पर पारादीप के पास और ये था सुपर साइक्लोन, कैटेगरी 5 का साइक्लोन था। जब इसके प्रभाव से तकरीबन 250-300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं ने यहाँ पर तांडव मचाया था और पारादीप के पास से इसका लैंडफॉल हुआ था 29 अक्टूबर को। और जब इसने लैंडफॉल किया था तो इतना डिस्ट्रक्टिव था ये। JTWC यानी जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर, जो पूरे दुनिया भर के जो मेट डिपार्टमेंट हैं उनके संयुक्त प्रयास से बना हुआ संयुक्त एक मंच है, जो पूरे विश्व में जो साइक्लोन बनते हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म बनते हैं, टाइफून बनते हैं, टोर्नेडोज बनते हैं, अलग अलग जगहों पर नाम अलग अलग दिए जाते हैं, सब का विश्लेषण करते हैं, आकलन करता है ये संगठन, ये संस्थान। उसके जो आंकड़े हैं उसके अनुसार ये इंडियन ओशन में यानी हिंद महासागर क्षेत्र में उत्तरी भागों में, हिंद महासागर भूमध्य रेखा के ऊपर का जो पूरा रीजन है, इसके जो अरब सागर बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, तो इसमें JTWC के अनुसार ये जो टाइफून था या साइक्लोन था, कैटेगरी 5 का सुपर साइक्लोन था, ये इंडियन ओशन के उत्तरी क्षेत्रों में आया हुआ इतिहास में दर्ज सबसे भीषणतम तूफान था और इसके चलते ओडिशा के तटों के पास 10,000 के आसपास लोगों की मौत हुई थी। बड़े पैमाने पर मास डिस्ट्रक्शन हुआ था। तब संभवतः साइक्लोन को ट्रैक करने की या सिचुएशन को लगातार मॉनिटर करने की जो फैसिलिटी थी इंडियन मेट डिपार्टमेंट के पास या भारतीय क्षेत्र में मौसम को लेकर के जो फैसिलिटीज़ थी वो उतनी ज़्यादा अपडेटेड नहीं थी। आज परिस्थितियां बदल गई हैं और इसी वजह से साइक्लोन आने से काफ़ी समय पहले चीज़ें पता चल जाती हैं और लोगों को हटा लिया जाता है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाता है। इसलिए कम से कम जान के नुकसान को तो कम किया जाता है। फिलहाल ये इतिहास इसलिए रेफरेंस में लिया, मैंने इस आंकड़े को इसलिए लिया क्योंकि आमतौर पर ये साइक्लोन सीज़न चल रहा है। ऐसे में जो सिस्टम यहाँ पर बन रहा है ये तूफान बन सकता था अगर इसके लिए परिस्थितियां अनुकूल रहती तो। एक बात और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें एक जो ये ग्राफ मूव करता हुआ दिख रहा है, ये जो विंड दिख रही है, इससे आप एक अंदाज़ा लगाइए कि पूरा जो वेदर सिस्टम है, एक आम आदमी की भाषा में अगर हम समझने का प्रयास करें तो जो मौसम है, मौसम को पूरी तरह से ड्राइव करती हैं, सिर्फ ड्राइविंग फोर्स हैं हवाएं। हवाएं ही बदलती हैं तो मॉनसून बदल जाता है और हवाएं ही बदलती हैं तो मॉनसून में ज़बरदस्त बारिश होती है। और अब आप उत्तर की तरफ से देखें तो मॉनसून की हवाएं धीरे धीरे वापस लौट रही हैं या उत्तरी क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन अभी इन हवाओं का असर अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, जो इंडिकेशन है कि जो सिस्टम यहाँ पर डेवलप हुआ है लो प्रेशर के रूप में, वो प्रभावशाली हो रहा है और उसका प्रभाव भारत के कई राज्यों पर दिखाई देने वाला है आने वाले समय में। और एक डेटा जो कि मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, डेटा या कह सकते हैं कि ट्रैक, साइक्लोन ट्रैक हैं ये, जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनते हैं किसी भी महीने में, किसी भी सीज़न में, चाहे वो मॉनसून सीज़न हो या प्री और पोस्ट मॉनसून सीज़न हो, तब उस दौरान ये जो सिस्टम बनते हैं उनका ट्रैक क्या होता है। ज़्यादातर साइक्लोन का ट्रैक ओडिशा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों के पास से होकर के रहता है। और एक तूफान तो देखिए बिल्कुल उत्तर भारत में पहुंच गया, पंजाब और उत्तरी राजस्थान तक, मतलब ज़बरदस्त रहा होगा। इसका प्रभाव संभवतः ये ट्रैक हो सकता है कि 1999 की उसी
सी सुपर साइक्लोन का ट्रैक होगा। फिलहाल यहाँ पर मैं बात करूँगा कि जब ये सिस्टम बनेगा, स्ट्रांग होगा आने वाले समय में, तो इसका प्रभाव कितना देखने को मिल सकता है भारत के ऊपर, इसको मैं आपको बताता हूँ कि हवाएं जो चल रही हैं वो धीरे धीरे उत्तर भारत के पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ बढ़ रही हैं। और पूर्वोत्तर भारत या पूर्वी भारत के भागों में जो अभी बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, इसमें आप देखें धीरे धीरे मध्य की तरफ से बारिश शिफ्ट होगी उत्तर की तरफ, जिसमें बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा शामिल होगा। तो इस सिस्टम के आगे मूव करने के चलते यहाँ पर देखिए सिस्टम इस तरह से ये इंटेंसिफाई हो चुका है। और कल यानी 30 सितंबर को ये और करीब पहुँच जाएगा भारत के ज़मीनी भागों के। और जब भारत के ज़मीनी भागों के करीब पहुँचेगा 1 और 2 अक्टूबर के समय, या फिर 3 अक्टूबर तक मैं देखूँ तो 3 अक्टूबर तक ये भारत के भागों के बिल्कुल करीब होगा। और बहुत ज़्यादा बारिश इसके प्रभाव से गंगेय पश्चिम बंगाल, एडजॉइनिंग झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर व्यापक रूप में बारिश देखने को मिल सकती है। ये जिस तरह की इंटेंसिटी जब ये पश्चिम बंगाल या फिर ओडिशा के उत्तरी भागों के पास पहुंचने के आसपास या पहुंचने के समय लग रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये साइक्लोन की इंटेंसिटी से सिर्फ 1 या 2 कदम पीछे रहेगा। 1 कदम पीछे का मतलब है डीप डिप्रेशन। अगर ये डीप डिप्रेशन बना तो डीप डिप्रेशन में भी तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर, 50-55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं अपने साथ लेकर के मूव करता है। तो इस इंटेंसिटी में भी अगर हवाएं तटों से टकराती हैं और साथ में बारिश होती है, तो ये भी डैमेजिंग विंड्स हैं। विंड फोर्स जो है वो डैमेज कर सकती है, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में पेड़ उखड़ सकते हैं, फसलें चौपट हो सकती हैं, और बिजली के खंभे या जो भी पोल होते हैं वो पोल गिर सकते हैं। कच्चे झोपड़े, मकान या टीन टप्पर जो भी सड़कों पर देखते हैं आप, ढाबे या छोटी मोटी दुकानें होती हैं, उन सबको काफ़ी नुकसान इस तरह की हवाएं भी पहुंचा सकती हैं। तो ये निश्चित रूप से तय है कि जो उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल का रीजन है, इसके साथ साथ जो उत्तर भारत के पूर्वी भारत के बाकी हिस्से हैं, जिसमें बिहार, झारखंड और थोड़ा सा उत्तर भारत की तरफ ले लें तो उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में अक्टूबर के पहले सप्ताह में लखनऊ और बहराइच तक बारिश वाले बादल आपको दिखाई दे सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में आपको बारिश वाले बादल दिखाई दे सकते हैं। ग्वालियर तक तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ग्वालियर के पूरब तक बादल पहुंच जाएंगे। भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी और टीकमगढ़ और आसपास के भागों में ये बादल पहुंच सकते हैं। और खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना में तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। साथ ही साथ जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में पहुंचेंगे। तो तमाम जगहों पर आने वाले समय में बारिश इस सिस्टम के प्रभाव से हो सकती है। हालांकि अब बहुत लंबा समय नहीं रह गया है, इसलिए साइक्लोन बनने की आशंका इसको लेकर के नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये कहीं ना कहीं इंडियन रीजन के लिए, खासतौर पर पूर्वी मध्य भागों के कुछ हिस्सों के लिए कंसर्न का विषय रहेगा। और इस पर लोगों को पहले से ही अलर्ट पर कर दिया जाना चाहिए। यहाँ के लिए अलर्ट इशू कर दिया जाएगा मुझे लगता है जल्दी ही, खासतौर पर बंगाल की खाड़ी के इन भागों में समुद्री एक्टिविटी से दूर रहने के लिए और यहाँ पर सेफ रहने के लिए, अलर्ट पर रहने के लिए, ये जो तटवर्ती रीजन है यहाँ पर। और साइक्लोन बनने की संभावना इसकी कम क्यों है, एक लाइन में मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि इसका जो सी ट्रेवल है, और ये बना है लगभग यहाँ पर म्यांमार के तटों के पास, मध्य भागों में, मध्य और पूर्वी भागों में, और ये इस तरह से आगे बढ़ेगा पश्चिमी दिशा में। डायरेक्ट पश्चिमी नहीं होगा बल्कि उत्तर पश्चिमी होगा। तो अब इसको क्या है, अगर ये सीधा पश्चिम की तरफ जाता आंध्र प्रदेश की तरफ, तो चांसेस इसके साइक्लोन बनने के बढ़ सकते थे, क्योंकि इसको जो समुद्र का जो ट्रेवल है, सी ट्रेवल मिल जाता है और चारों तरफ से इसको एनर्जी गेन करने का मौका रहता है। अगर ये है म्यांमार का जो तट है इसके आसपास का, तो म्यांमार के तटों के पास से जब चलेगा तो इसको एनर्जी सिर्फ एक ही तरफ से मिलेगी, दूसरी तरफ लैंड रीजन है, तो एनर्जी इसको यहाँ ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा समुद्र की सतह का तापमान और वर्टिकल विंड शेयर, यानी ऊपर से जो विंड का विंड शेयर जोन जो डेवलप होता है, उसका जो प्रभाव है या उसकी जो वर्तमान स्थिति है, वो इसके फेवर में अभी नहीं दिख रही है। तो ना तो वायुमंडल की कंडीशन, ना ही समुद्र की कंडीशन, और ना ही समुद्र की सतह का तापमान और इसका भौगोलिक जो रीजन है जहाँ पर ये फॉर्म हो रहा है, वो सारे कंडीशंस इसके फेवर में नहीं है कि इसको साइक्लोन की इंटेंसिटी तक ले जाएं। और ये भारत के लिए कहीं कहीं अच्छी बात है, क्योंकि अब इस समय फसलें मैच्योर हो रही हैं और परिपक्व अवस्था में पहुंच रही हैं। ऐसे में कटाई और मड़ाई का समय है। अगर इस समय साइक्लोन बनता है, बांग्लादेश की तरफ जाए या पश्चिम बंगाल या उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, किसी भी रीजन में जाता है, तो ये अंदर काफ़ी राज्यों को प्रभावित करेगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक कर सकता था अगर ये साइक्लोन बनता। तो ऐसे में ये बड़े एरियाज़ में फसलों को तबाह कर सकता था। तो
किसानों के लिए मुझे लगता है कि अच्छी खबर ही है कि ये साइक्लोन ना बने। और अगर ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन रहा है तो भी लोग थोड़ा सा अलर्ट रहें, और जब तक ये तटों के करीब पहुंचे, अगर फसलें मैच्योर हो चुकी हैं तो उसको तैयार फसलों को खेत से खलिहान या फिर मंडी में पहुंचाने के लिए तत्परता दिखाएं। देरी बिल्कुल ना करें अगर मौसम अभी आपके अनुकूल बना हुआ है तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा किसान तक चैनल के साथ। मौसम की तमाम जानकारियां आपके साथ लेकर इस तरह से शेयर करता रहूंगा। और कैसी लगी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके काम की है, उपयोगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।